everyone, welcome back to my channel Social Science Stories. I am Tanvi Sachan and I hope आप मेरे चैनल की वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे। तो प्रीवियसली वीडियो पे हमने कवर करा था चैप्टर 6 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे लाइक इवोल्यूशन ऑफ द यूएन। आज हम इस वीडियो में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं reforms of UN after the Cold War, reforms of structures and processes of UN, jurisdiction of UN. So without wasting our time, let's get started. तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें जानने की ये जरूरत है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पुराना हो जाता है तो क्या हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल रिप्लेस कर देते, क्या उसे अपनी जगह से बिल्कुल हटा देते हैं? नहीं, बल्कि हम उसे रेनोवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर का ले लीजिए, अगर आपका घर पुराना हो गया, 10, 15, 20 साल पुराना हो गया, तो क्या आप घर को अपने छोड़ देंगे कि अब इसकी हमें जरूरत नहीं है? नहीं, पर हम उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें हम पेंट करवाएंगे, उसमें जितने भी रेलेवेंट चेंजेस बनते हैं हम वो सारे करवाएंगे। तो सेम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब वो बना था कुछ और प्रॉब्लम्स थी उस समय में। अब आते आते जैसे लोग इवॉल्व हो रहे हैं, टाइम बदल रहा है, टाइम भी इवॉल्व हो रहा है, तो क्या चेंजेस अकर्स हो रहे हैं जो हमें बदलने की जरूरत है, जिसपे हमें अब काम करने की जरूरत है, वही रिफॉर्म्स है। जैसे कि रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर नेसेसरी, रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट्स आर वेरी नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ यूएन की बात नहीं है, क्योंकि बदलते समय के साथ बहुत सारी जरूरतें बदल जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा, दो डिमांड्स हैव बीन रेज्ड। दो तरह की कौन सी डिमांड्स आई है यूएन रिफॉर्म्स में? पहली तो रिफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, जो यूएन की ऑलरेडी ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, उनमें क्या रिफॉर्म लाने की जरूरत है, उनमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। दूसरा, अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। जुरिस्डिक्शन का यहाँ पे मतलब है कि आपके अथॉरिटी के अंडर आप किस किस को रिव्यू करेंगे, किस किस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दो रिफॉर्म्स यूएन के अंदर डिमांड करे गए कि हमें इन चीजों पे फिर से देखने की जरूरत है। तो बात करते हैं रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स की। इसको हम और डीप में भी पढ़ने वाले हैं, पर इसमें बेसिकली डिमांड करी गई है कि मेंबरशिप बढ़ा दी जाए P5 की भी और नॉन परमानेंट मेंबर्स की भी। अब देखिए P5 तो कितनी सारी कंट्रीज है P5 में, अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से। एशिया से सिर्फ एक कंट्री हो गई चाइना, अफ्रीका से कोई भी कंट्री नहीं है, यूरोप से अकेली 3 कंट्री हो गई, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। और बात करिए इश्यूज ऑफ द जुरिस्डिक्शन, तो कोई कंट्रीज डिमांड करती हैं उनका कि ये मानना है कि यूएन को ज्यादा काम करना चाहिए पीस एंड सिक्योरिटी पे, और कुछ कंट्रीज का मानना है कि यूएन को अभी भी एक ही चीज पे ज्यादा काम करना चाहिए, मतलब अपनी जो काम करने का जो एरिया दैट हैज टू बी कन्फाइंड टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो मतलब आप सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि लोगों के राइट्स के बारे में आप बात करिए। पर पीस एंड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू बन चुका है। हम इस वीडियो के एक नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगी जिसमें हम सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, वो भी कवर करेंगे। उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस है जो कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट आने के बाद भी सिक्योरिटी मेंटेन कर ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। क्या क्या थ्रेट्स आते हैं बाहर से या अपनी कंट्री से, इंटरनल हमारे क्या थ्रेट्स है, ये सारे हमें क्या देखने की जरूरत है, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि पीस सिक्योरिटी पे काम हो ज्यादा, कुछ लोग चाहते हैं नहीं डेवलपमेंट हो, कंट्री को ज्यादा डेवलपमेंट करा जाए, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करा जाए और ह्यूमैनिटेरियन वर्क की लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करा जाए। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि क्या क्या जुरिस्डिक्शन में चेंजेस चाहिए, क्या जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने की मतलब कितना बढ़ाने की नीड है, और दूसरा कि स्ट्रक्चर्स में क्या चेंज चाहिए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें P5 मेंबर्स के पास ही अभी भी पावर्स को मतलब उनके हाथ में कंसंट्रेट कर देना चाहिए या फिर आगे भी बढ़ना चाहिए, औरों को भी मौका देना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, अब इनको हम डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसको डीप में और जानते हैं कि रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस में क्या रिफॉर्म्स डिमांड करी गई थी। तो देखिए, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा गया था 1922 में यूएन के द्वारा। इस टाइम पे सिक्योरिटी काउंसिल को चेंज करने की बात करी गई थी। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स जो थे, और आप मुझे अभी क्विज में बताइए कि कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स थे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स थे। तो मैं देख लेती हूँ कि आपको कितना याद है।
तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, हाँ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो थे वो चेंज होते रहते थे आफ्टर एवरी 2 इयर्स, पर 5 परमानेंट मेंबर्स वर फिक्स्ड, वो स्टेशनरी थे, उनमें कोई चेंज नहीं होता था। तो एक 3 मेजर कंप्लेंट्स थी और उस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद थे। तो वो ये 3 मेजर कंप्लेंट्स को कैसे मतलब एक्वायर करते हैं, कैसे उनको लेते हैं, ऑन पे क्या क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं, उनका क्या इनपुट था वो जानते हैं। टू लुक इनटू कंप्लेंट्स, कोफी आनंद इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ टू रिफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब 3 तरह के कौन से रिफॉर्म्स में क्राइटेरिया सेट हुआ कि कोई भी P5 से P6 बन सकता है, एक न्यू मेंबर कंट्री भी स्टैब्लिश हो सकती है यूएन के अंदर, पर उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कंट्री हैज टू पास द क्राइटेरिया टू बिकम अ परमानेंट 5 मेंबर। ठीक है, तो ये था मिलिट्री, कि उस कंट्री की ऐसी मिलिट्री पावर होनी चाहिए, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। इकोनॉमी, एक मेजर इकोनॉमी होल्ड करती हो, कि मतलब बहुत अच्छी इकोनॉमी हो, जीडीपी पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा हो। और दूसरा तीसरा लास्ट, यूएन बजट कंट्रीब्यूटर, तो एक सब्सटैंशियल बजट कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन का, कि इतना सारा पैसा जो P5 देते हैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट वही करते हैं। तो क्या वो जो छठी कंट्रीज का मेंबर बनने वाली है या मेंबर बनना चाहती है, वो इतनी स्टैब्लिश है कि उन कंट्रीज के जितना यूएन को कंट्रीब्यूशन दे अपना। तो देखो जो मेजर 3 कंप्लेंट्स थी ना, वो एग्जैक्टली थी क्या। तो P5 के पास एज वी नो वीटो पावर है। वीटो पावर एक इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन माना जाता है कि 5 कंट्रीज जब बैठ के कोई पॉलिसी बनाती है, कोई डिसीजन मेकिंग करती है, और एक कंट्री उससे विड्रॉ कर लेती है कि नो आई एम नॉट विद दिस डिसीजन और आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिसीजन, और मैं इसको इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री नहीं करती, तो यहाँ पे मेजोरिटी रूल नहीं चलता है, यहाँ पे वीटो पावर का रूल चलता है कि अगर 4 कंट्री मान गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बिल पास हो गया, ऑर्डिनेंस बन गया, इसका मतलब ये नहीं होता। यहाँ किसी ने एक ने मना कर दिया तो वो चीज हो नहीं पाएगी, बिल पास नहीं होता यहाँ पे। बाय वीटो पावर means that if a permanent member cast a veto in a negative manner without, अगर क्या हो, अगर कोई ऐसा मेंबर नेगेटिव मैनर में वीटो पावर बना दे, फॉर एग्जाम्पल आपने सुनने को मिला होगा कि इंडिया भी एक मतलब परमानेंट मेंबर बन सकता है, बट चाइना हमेशा वीटो करता है अगेंस्ट इंडिया, तो इसलिए हम लोग एलिजिबल नहीं हो पाते P6 बनने के लिए। तो यहाँ पे चाइना अगर एक नेगेटिव मैनर में अपना वीटो पावर यूज कर रहा है, तो इससे तो लोगों को नुकसान होगा, कंट्रीज को बहुत नुकसान होने वाला है। बट विदाउट वीटो पावर देयर इज अ डेंजर that the powers would lose interest in the world body and without their support the body become ineffective। ये भी मानते हैं और ये आप लोग भी मानेंगे, बिल्कुल एग्री करेंगे कि एक वीटो पावर से इन 5 कंट्रीज को एक प्रिविलेज मिला हुआ है। इनको लगता है कि थोड़े ज्यादा सुपीरियर है, कि हमारे पास वीटो है तो हम लोग कभी भी मना कर सकते हैं, कभी भी हाँ कर सकते हैं, कुछ मनवाने के लिए, बनाने के लिए कोई भी पॉलिसी हो, तो हम लोग बहुत ज्यादा सुपीरियर है। पर अगर इनसे हम ये वीटो पावर ले लेते तो आपको लगता है कि इनका ये इंटरेस्ट जो है यूएन में इतने सालों से, 1945 से आज क्या चल रहा है 1923, ठीक है, तो ये मेंटेन रहने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग इतना इंटरेस्ट देंगे, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, सबसे ज्यादा ये 5 कंट्रीज जो कंट्रीब्यूट करती है, तो आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा ये इफेक्टिव भी रहेगा। अगर यूएन से ये P5 कंट्रीज जो है अपना सपोर्ट खींच लेती है, विड्रॉ कर लेती है, तो क्या होगा, जैसे लीग ऑफ नेशंस था 1918 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना लीग ऑफ नेशंस, पर कोई उसका फेल होने का रीजन क्या था, क्योंकि कोई सुपर पावर उसका पार्ट नहीं थी, ना इकोनॉमी में उसको कंट्रोल था, ना न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन में, ना बजट सिस्टम, कुछ भी मेंटेन नहीं रहता था, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते थे, और रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम तक इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज्यादा काम करने वाली और अभी तक अच्छे से स्टैब्लिश है, उसका रीजन यही है वीटो पावर। तो बहुत सारी कंट्रीज इसको नेगेटिव वे में भी देख सकती है और बहुत सारी कंट्रीज इसको पॉजिटिवली भी देखती है। तो आगे बढ़ते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जुरिस्डिक्शन का टर्म जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया है, जुरिस्डिक्शन मतलब कि आपके अंदर क्या क्या अथॉरिटी है, किस अथॉरिटीज पे, किस एरिया पे आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने काम करा है, कुछ अपने एरियाज को एनलार्ज करा है, बढ़ाने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स काउंसिल स्टैब्लिश करी गई थी 2006 में। इसका बेसिक जो फीचर था वो यही था कि ह्यूमन राइट्स जो थे उनको
कैसे अपलिफ्ट करा जाए, इसमें विमेन एम्पावरमेंट और जो भी चाइल्ड लेबर वगैरह था उन सबको रोकने की कोशिश करी गई थी। तो ये थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी काम शुरू कर दिया था उन्होंने। क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जितनी भी फंडिंग्स लगती हैं, फॉर एग्जांपल कोई कंट्री, सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले लीजिए, अभी वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में क्या प्रॉब्लम है कि वहां पे मोनार्की सिस्टम है, पीपल आर हैप्पी विद इट, बट एट द टाइम कम्स कि पीपल आर नॉट हैप्पी एंड दे डिमांडेड डेमोक्रेसी। तो हाउ डज यूएन हेल्प इन दैट केस, हाउ डज यूएन इंटरवेन? तो यूएन फंड देता है एक ऐसी कंट्री को जो कि डेमोक्रेटिक बनने की कोशिश कर रही है, तो इस तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। Now, criticizing of terrorism. Criticizing the terrorism and all its manifesto is important. किसी भी तरह का टेररिज्म नहीं होना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे उसके अलग अलग प्रकारों, अलग अलग तरीके से वो टेररिज्म को बढ़ावा जो होता है उनका, उसको रोकने का काम है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि थोड़े बहुत लोगों को मारना ही टेररिज्म होता है या कंट्री में घुस के आतंकी भेज दी वही टेररिज्म है। नहीं, जितनी भी फॉर्म्स है टेररिज्म की सबको बैन करना है, उनको क्रिटिसाइज करना है, पूरा रोकने की कोशिश कर रही है। बाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब ट्रस्टीशिप काउंसिल का कोई यूज नहीं रहा है तो उसको अब बाइंड अप करना है। तो हमने दो प्रॉब्लम्स तो पढ़ ली, जो दो रिफॉर्म्स थे स्ट्रक्चर्स में और जुरिस्डिक्शन में। अब इसका लास्ट टॉपिक है चेंजेस अकर्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर के बाद चेंजेस आए, मतलब जब यूएसएसआर खत्म हो गया था, कोलैप्स हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का 15 कंट्रीज में, उसमें जो 15 उसकी टेरिटरीज थी पहले, उसमें सबसे पावरफुल रशिया उसकी टेरिटरी थी। तो आज भी रशिया उसका पार्ट है यूएन का, ऐसा नहीं हुआ कि उसको कोलैप्स होने के बाद रशिया इधर उधर हो गया यूनाइटेड नेशन से, तो वो परमानेंट मेंबर है। ये चेंज क्या आए हैं यूनाइटेड नेशंस में, सॉरी कोल्ड वॉर में, आफ्टर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, कि सोवियत यूनियन जो थी, सोवियत सिस्टम जो था वो खत्म हो गया और वर्ल्ड जो था, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, जो एक नाटो थी एक तरफ अमेरिका में से, और वर्सो पैक्ट था जो यूएसएसआर की तरफ से, वो कोलैप्स हो जाता है और सिर्फ यूएस बच जाता है। तो यूएस ओनली सुपर पावर, यूएस इमर्ज एज दी सुपर पावर ओनली। पर जो कोलैप्स होने के बाद सोवियत यूनियन के, क्या रशिया और यूएस के रिलेशंस खराब हो गए थे? ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो मोर कोऑपरेटिव, दे हैव बिकम more cooperative in terms of economy share and the technology sharing. चाइना इज फास्ट इमर्जिंग, हम सभी देख रहे हैं कि चाइना कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद फास्ट इमर्जिंग, ऐसा नहीं है कि यूएस का ही सब पूरे वर्ल्ड में डोमिनेशन है, चाइना भी इमर्ज कर रहा है और इंडिया भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी बूस्ट कर रही है आजकल। पर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं? ऐसा नहीं कि सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम वंडरलैंड हो गया है, हम लोग बहुत अच्छे प्रॉस्परसली रह रहे हैं वंडरलैंड में अपने, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स देख लीजिए पहले। जेनोसाइड, जेनोसाइड मींस मास किलिंग, बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को मार रहे हैं किसी धर्म के नाम पे, किसी एथनिक ग्रुप या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कहीं सिविल वॉर हो रहा है, तो ये थोड़ा ना जेनोसाइडल वॉर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज के टाइम में। क्लाइमेट चेंज आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट है, दिल्ली में तो गर्मी आप जानते हैं कितना बुरा हाल चल रहा है, अभी कौन सा महीना, अगस्त का महीना चल रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है अगर आप दोपहर के टाइम बाहर निकले तो। न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, अब ये न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन से ये टेक्निक्स हैं कि अगर आप ऐसी कंट्री जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, अगर कोई ऐसी पावर नहीं है वेपन्स की, तो आप उनसे टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम कैसे बन सकती है कि अब सभी ये सारे जो सभी इतने खतरनाक मिसाइल और बॉम्ब्स वगैरह सबके पास ही होंगे, तो सारी एक कंट्री एक दूसरे को धमकाती रहेंगी, थ्रेट हो जाएगा एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, कोई बड़ी कंट्री है वो छोटी कंट्री को डराएगी, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट जो है उसकी तो हालत बहुत ही खराब है, पानी का लेवल कम हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि बढ़ती जा रही हैं, तो ये चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड यूएन की, इंडिया का क्या मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है यूएन में, ऑल्सो अबाउट द यूनिपोलर वर्ल्ड। आपको याद होगा मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि मैं जैसे ही टॉपिक खत्म होता है मैं आपको नोट्स दूंगी, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो पीपीटी में हो, पीडीएफ फॉर्म में हो, तो आप इस चीज की टेंशन मत लेना कि ये सारा जो लिखा हुआ है ये इतना ही है, आपको ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव अच्छे डिटेल्स नोट्स भी मिलेंगे
और आपके लिए बुलेटिन पॉइंट्स में मैं इसलिए लिखती हूँ कि अभी आप जब सुन रहे हैं मुझे तो आप थोड़ा सा समझते भी रहे, आपको पॉइंट्स अगर मिस हो जाता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, और यस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, उन तक भी मेरी वीडियो जाए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।